नमस्कार दोस्तों, अगर आप इग्नू के विद्यार्थी हैं और जून 2023 में एग्जाम देने वाले हैं लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो महत्वपूर्ण वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको पढ़ करके ना सिर्फ आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे बल्कि आगे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं भय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या कह सकते हैं आपकी बुक MPS 001 के बारे में। इस बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो लोग समझ रहे होंगे, इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत, है ना। अब इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसकी जो स्ट्रेटजी है, आप जो एग्जाम में लिखने वाले हो आंसर किस तरह से लिखोगे, कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जाइए पहले वो वीडियो देख लीजिए कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, आप आंसर कैसे लिखने वाले हैं। लेकिन आज हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ के आज हम सीखेंगे इस बुक के अंदर कौन से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में क्वेश्चन लगभग 99% आते ही आते हैं। आप चाहो तो हमारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं नीचे। आप देखोगे जो टॉपिक्स मैं आज आपको बताऊंगा पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में वो टॉपिक्स लगातार आए हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को भी करके चले जाते हो, फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, आप जब जागे तभी सवेरा वाली कहावत के ऊपर जाते हुए आज से तैयारी शुरू करने वाले हो, तो जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं जिसके अंदर आप MPS 001 यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है हमारे पास क्या, रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। यानी रॉल्स की जो न्याय की अवधारणा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाकर देखेंगे तो लगभग हर साल या हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी पूछा जाता तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल जॉन रॉल्स की थ्योरी नहीं पूछेंगे, इसकी आलोचना ही पूछ लेंगे, इसका क्रिटिसिज्म पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर न्याय के बारे में क्वेश्चन तो आपके 100% आएगा ही आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस क्या होता है, यानी कि न्याय क्या है, और न्याय की जो रॉल्सवादी अवधारणा है ये क्या है। तो न्याय किसे कहते हैं? न्याय का मतलब होता है कि एक जस्टिया शब्द से बना हुआ है। जस्टिया शब्द का हिंदी में रूपांतरण क्या होता है, इसे कहते हैं बांधना, ठीक है। तो किस शब्द से बना हुआ है ये? जस्टिया शब्द से बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बांधना। तो न्याय एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जो क्या करती है, समाज को बांधे रखती है, समाज जुड़ा रहता है। एक समाज तभी एकत्रित रह सकता है जब उसके पास ये इंश्योर हो जाए, उसे बिल्कुल गारंटी हो कि हाँ इस समाज में रहने से हमको न्याय प्राप्त होगा, हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, वही समाज क्या होता है, इकट्ठा रह सकता है। आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे कि श्रीलंका में जो हुआ था, पहले क्या होता था, श्रीलंका में दो खास प्रकार की प्रजाति पाई जाती थी, ठीक है। दो तरह के लोग पाए जाते, दो एथनिक ग्रुप्स कह सकते हैं वहाँ पर। एक सिंघालीस थे, एक तमिल थे। लेकिन वहाँ के जो तमिल लोग थे उन लोगों को क्या लगा, उन लोगों को लगा हमारे साथ यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा, ठीक है, ना सामाजिक न्याय हो रहा है ना फिर कानूनी न्याय हो पा रहा है। तो इससे क्या हुआ, वो लोग गलत रास्ते पे चले गए। धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, एक मिलिटेंसी का रास्ता कह सकते हैं उन्होंने चूज कर लिया, आतंकवाद का रास्ता चूज कर लिया। तो न्याय का बहुत ज्यादा महत्व होता है किसमें, समाज को बांधे रखने में, ठीक है। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आए हैं, अगर आप उसको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप इसके PDF को भी हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। सवाल ये पैदा होता है रॉल्स कौन थे और इन्होंने क्या थ्योरी दी थी जस्टिस के बारे में, ठीक है। तो रॉल्स, ध्यान रखना, जॉन रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर थे, अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर थे, ठीक है। अब ये अमेरिकी विचारक थे। इन्होंने अपनी थ्योरी दी कब थी? इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी 1971 में। और कहां दी थी इन्होंने थ्योरी? इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस। उस बुक का क्या नाम था? थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। देखिए यहां पर आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जब आप कोई आंसर लिखते हैं ना पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि आप ही उस आंसर को लिख करके आने वाले हो, ये कोई मैथ नहीं है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो लगभग उस एग्जाम हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं सभी कुछ ना कुछ आंसर लिख करके लाएंगे। आपको यहाँ पर वो पॉइंट बताए जा रहे हैं जिससे क्या होगा,
कि आपके आंसर की जो गुणवत्ता है वो कई गुना ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। आप खुद सोच के देखो, कोई व्यक्ति है वो सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे जॉन रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया। आप वहाँ पर अगर ये बताओगे कि जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी एक पुस्तक लिखी द थ्योरी ऑफ जस्टिस और उसमें उन्होंने अपने न्याय का सिद्धांत दिया, तो आप सोच के देखिए कि जो टीचर आंसर को चेक करेगा उसके ऊपर आपका कितना पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और इससे आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, जॉन रॉल्स की बुक का नाम ये था और जॉन रॉल्स की जो बुक थी वो लिखी इस वक्त गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है जॉन रॉल्स ने बुक लिखी क्यों थी उस वक्त, 1971 में आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? बेसिकली उस वक्त क्या था, रेसिज्म बहुत चरम पर था। कहाँ पर? अमेरिका में। अमेरिका में ब्लैक और वाइट की बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी उस वक्त। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था सरकार से, क्योंकि ब्लैक लोगों को लगता था कि वाइट रेस के जो लोग हैं हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। इसी थ्योरी को सॉल्व करने के लिए जॉन रॉल्स आगे आए। जॉन रॉल्स ने क्या किया, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। अब जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या बताया, इन्होंने कहा भाई देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि समाज के जितने लोग हैं सबको एक मूल स्थिति में आना पड़ेगा, जिसे उन्होंने इंग्लिश में कहा वेल ऑफ इग्नोरेंस, और हिंदी में इन्होंने कहा कि अज्ञानता का पर्दा। इस समाज को अपनी आंखों के आगे एक अज्ञानता का पर्दा डालना पड़ेगा, पहली बात तो। यानी समाज में न्याय कैसे आएगा? समाज में न्याय ऐसे आएगा, सबसे पहले तो लोग ये भूल जाएं कि भाई हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हम लोग अमीर हैं या हम लोग गरीब हैं, हम किस स्थिति में हैं, हमको पहले ये भूलना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ये भूल जाओगे यानी कि आप एक मूल स्थिति में आ जाओगे। किस में आ जाओगे? मूल स्थिति में आ जाओगे, और आपके सामने क्या आ जाएगा, एक अज्ञानता का पर्दा। क्या आ जाएगा? एक अज्ञानता का पर्दा आ जाएगा। तो पहले आप अपना सोशल स्टेटस भूल जाओगे। सोशल स्टेटस भूलने के बाद सरकार का क्या रूल आता है यहाँ पर, सरकार पहले सबको समानता दे, स्वतंत्रता दे देगी। पहले क्या कर देगी, पहले सबको दे देगी स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता देने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद वो समानता देगी। ठीक है, क्या देगी वो? समानता। और उसके बाद वो क्या करेगी, भेदभाव करना शुरू करेगी। ठीक है, इस भेदभाव को नेगेटिव वर्ड में मत लेना। ठीक है, इस भेदभाव का मतलब ये होता है कि जॉन रॉल्स ने कहा कि सरकार को कैसा काम करना चाहिए, पहले सबको बराबर स्वतंत्रता दो, उसके बाद सबको समान अधिकार दे दो कि हाँ भाई जिसको जो करना है जाइए कीजिए। फिर समाज में जब व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से काम करेगा तो क्या होता है, कुछ लोग तो आगे बढ़ जाएंगे। भाई एक क्लास में आप बैठते हो तो सबके नंबर बराबर तो नहीं आते ना, है ना? आप खुद जानते हो, एग्जाम देने आप बैठोगे, किसी के 90% आ जाए, किसी के 80% आए, किसी के 40% भी आएंगे, तो सबकी योग्यता बराबर नहीं होती। तो क्या होगा, अब जब 90% वाला बच्चा आगे बढ़ गया है तो समाज को, सरकार को क्या करना चाहिए कि जो 40% वाले लोग हैं इनके साथ थोड़ा भेदभाव या तर्क संगत आरक्षण देना चाहिए इनके साथ। ठीक है, भेदभाव को कह सकते हो आप तर्क संगत। ठीक है, तर्क संगत आरक्षण देना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी को क्या कहा था, उन्होंने कहा था मेरी जो न्याय की थ्योरी है ये शुद्ध प्रक्रियात्मक है। कैसी है ये है शुद्ध प्रक्रियात्मक। इंग्लिश में बोलें तो क्या है, प्योर प्रोसीजरल। प्योर प्रोसीजरल। अब अगर ये थ्योरी प्योर प्रोसीजरल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा भाई कुछ लोग जो होते हैं समाज में ऐसा न्याय करते हैं जो कहते हैं कि न्याय का मतलब क्या होता है, केवल समाज की प्रगति करो। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, प्रगति पे ध्यान मत दो, केवल समानता के ऊपर बल दो। लेकिन जॉन रॉल्स कहते हैं कि मेरी जो थ्योरी है वो ऐसी है कि वो प्रक्रिया पर भी बल दे रही है, यानी समाज की प्रगति भी करवा रही है, क्योंकि शुरू में स्वतंत्रता दे दी गई और उसके बाद भेदभाव क्या कर सकती है, तर्कसंगत भेदभाव भी कर रही है उनके साथ, तर्कसंगत भेदभाव समानता भी लेकर के आ रही है। मतलब ये दोनों के ऊपर ही बल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जॉन रॉल्स की थ्योरी जो थी उस वक्त तो बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन कई सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। एग्जाम में कई बार इसकी आलोचना भी आपसे पूछ ली जाएगी कि इसकी आलोचना किन लोगों ने की। तो इसकी आलोचना ज्यादातर किन लोगों ने की है, ज्यादातर इनकी आलोचना की है समुदायवादियों ने। किन्होंने की है, समुदायवादियों ने इनकी आलोचना की है। समुदायवादी क्या कहते हैं, समुदायवादी कहते हैं कि जो जॉन रॉल्स हैं उनके सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो व्यक्ति को केंद्र में रख के सोचते हैं। उनको लगता है कि भाई व्यक्ति जो होता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्यक्ति जो होता है सिर्फ व्यक्ति अपने आप से नहीं जुड़ा होता, व्यक्ति अपने समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे भारत में जाति व्यवस्था है। ठीक है, तो भारत में अगर जाति व्यवस्था है तो अगर कोई जाट समुदाय का व्यक्ति है, कोई गुर्जर समुदाय का व्यक्ति है, तो ऐसा नहीं उसे सिर्फ अपने समाज के लिए न्याय चाहिए। कभी किसी जाट समाज के व्यक्ति के साथ कुछ होगा तो वो अपने समुदाय के साथ खड़ा हो जाएगा जाकर के। ठीक है, तो समुदायवादी ये कहते हैं
कि व्यक्ति की अपने समुदाय के प्रति भी क्या होती है, कुछ भावना होती है। ठीक। दूसरा इसका विरोध किस लोगों ने किया है, दूसरा इनका विरोध किया है मार्क्सवादियों ने। ठीक है, मार्क्सवादियों ने इनका बहुत घनघोर विरोध किया है, क्योंकि मार्क्सवादी पहली बात तो राज्य को ही नहीं चाहते। ओके, अब जॉन रॉल्स तो सब कुछ राज्य से ही करवा रहे हैं ना। मार्क्सवादी कहते हैं कि भाई राज्य होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक राज्य रहेगा शोषण होता रहेगा, क्योंकि राज्य क्या है, शोषण का यंत्र है। ऐसा किसका मानना है, मार्क्सवादियों का मानना है। तो मार्क्सवादी कहते हैं भाई इनकी थ्योरी बिल्कुल गलत है। अगर असली में आप चाहते हो कि न्याय इंश्योर हो सके, न्याय की स्थापना हो सके समाज के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा आर्थिक न्याय इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप आर्थिक न्याय नहीं प्रोवाइड करवा पाओगे, सबके पास बराबर संसाधन नहीं जाएंगे, तब तक तो ये जॉन रॉल्स की थ्योरी बेकार है। ठीक है, अमर्त्य सेन एक बहुत महान विचारक हैं, भारत के ही इकोनॉमिस्ट रहे, नोबेल प्राइज मिला हुआ है उनको। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था जॉन रॉल्स की थ्योरी के बारे में, उन्होंने भी जस्टिस के ऊपर एक बुक लिखी हुई है। 2009 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, आइडिया ऑफ जस्टिस। मैं लिख देता हूं यहां पर, 2009 में उन्होंने बुक लिखी थी, कौन सी, आइडिया ऑफ जस्टिस। ये सारी बुकों के नाम जो मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, इनमें से जितनों को भी आप अपने आंसर में, अपनी आंसर राइटिंग में शामिल करोगे ना, तो आपके आंसर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अमर्त्य सेन कौन है, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने ये बुक लिखी है 2009 में, आइडिया ऑफ जस्टिस। और आइडिया ऑफ जस्टिस में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जॉन रॉल्स की थ्योरी के ऊपर कड़ा प्रहार किया। इन्होंने कहा यार ये कोई थ्योरी है, आपने पहले ही सबको स्वतंत्रता दे दी, तो रेस में जो बंदा आगे भागना तो पहले ही आगे भाग गया वो तो। ठीक है, अब तो उससे पकड़ा ही नहीं जा सकता, आपको आरक्षण पहले देना चाहिए था, उसके बाद स्वतंत्रता देनी चाहिए थी। ये कह करके ये इसके ऊपर प्रहार करते हैं। ठीक है, मतलब कड़ी आलोचना करते हैं जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के ऊपर। इनकी एक बहुत फेमस कोटेशन है अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जॉन रॉल्स क्या करता है अपनी थ्योरी से, लोगों में बांसुरी बांट तो दी, लेकिन बांसुरी बजाना नहीं सिखाया उसने सबको। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपने स्वतंत्रता सबको दे दी, लेकिन जो अयोग्य व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता देकर के भी क्या फायदा, वो कुछ कर ही नहीं सकता जब तो। ठीक है, तो ये था जॉन रॉल्स और उसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसको डिटेल में आप कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास होने वाला है एमपीएस राजनीतिक सिद्धांत में, वो होने वाला है संप्रभुता का। ठीक है, अगला टॉपिक आपका कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता। इसे कहते हैं सोवर्जिनिटी। ठीक है, हिंदी में कहेंगे संप्रभुता। संप्रभुता का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से उठा के देख लीजिए, अगर आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो आप संप्रभुता के बारे में भी देख सकते हैं। संप्रभुता पहले कहते किसको हैं, पहले अपने को ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब संप्रभुता का मतलब होता है, देखो कोई एक राज्य, हम कहते हैं ना स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में देखो हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे हम लोग कहते हैं भारत हमारा देश है, इंडिया को हम अपना देश मानते हैं। और अगर मैं बोलूँगा इंडिया में स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे यूपी स्टेट है, बिहार स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्टेट इसे नहीं कहा जाता, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इंडिया एक स्टेट है। समझ में आ रही है बात आपको? तो जब भी पॉलिटिकल साइंस में कोई कहता है राज्य, तो इसका मतलब होता है वो देश के बारे में बात कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो कोई भी राज्य कैसे बनता है, सवाल पहला ही आता है। तो कोई भी देश बनाने के लिए क्या चाहिए, चार चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए भूमि यानी कि लैंड, उसके बाद चाहिए जनसंख्या, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, जनसंख्या के बाद चाहिए सरकार यानी कि गवर्नमेंट। और सबसे आखिरी में हमको क्या चाहिए, सबसे आखिरी में हमको चाहिए संप्रभुता, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो, किसी भी देश के बारे में आप सोच के चलो, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पे राज करते थे तो हिंदुस्तान के पास क्या था, भूमि थी, क्योंकि हिंदुस्तान तो जमीन उस वक्त भी थी। क्या हमारे पास जनसंख्या थी? बिल्कुल थी, हिंदुस्तान में कुछ लोग रहते भी थे उस वक्त। लेकिन सरकार क्या थी हमारे पास, सरकार भी थी, भाई ब्रिटिश सरकार तो यहाँ रह रही है ना, लेकिन संप्रभुता नहीं थी। यानी कि मतलब जो अपनी सोवर्जिनिटी है वो हमारे पास नहीं थी, संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। इसीलिए हम उस वक्त भारत को एक देश नहीं बोल सकते थे, यानी भारत को राज्य नहीं बोल सकते।
क्योंकि भारत सरकार कोई भी फैसला खुद नहीं कर सकती थी। भारत सरकार को अंग्रेज सरकार चलाते थे, वो उनका जो मन करता था वैसा फैसला करते थे। आजादी के बाद हमको क्या मिली? सोवर्जिनिटी मिली, संप्रभुता मिली। हमारे जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसके अंदर शब्द शामिल किया गया है। कोई भी देश जो आजाद होता है वो अपने आप को बोलता है कि हम एक संप्रभु देश हैं, ठीक है। अगर आप उनके इंटरनल मामलों में कोई छेड़छाड़ करेंगे तो कहेंगे ये हमारी संप्रभुता पर प्रहार किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज आपको बोलते हुए मिलेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, वैश्वीकरण आ रहा है, तो वैश्वीकरण क्या कर रहा है? देशों की संप्रभुता के ऊपर प्रहार कर रहा है, ठीक है। कई बार आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, ये यूनाइटेड नेशंस क्या करती हैं? यूनाइटेड नेशंस जो स्टेट है उसकी सोवर्जिनिटी, संप्रभुता के ऊपर प्रहार कर रही हैं। कोई स्टेट कुछ करना चाह रहा है, आप बिना वजह उन्हें रोक रहे हो, भाई आपको क्या पता क्या कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो यूनाइटेड नेशन ने उनको चेतावनी दी, पहले कई बार चेतावनी दी कि उन्हें पता लग गया था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के लिए मिसाइल बना रहे हैं, वो भी न्यूक्लियर मिसाइल बना रहे हैं, ठीक है। अमेरिका वाले पीछे पड़ गए भाई कि बनाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा इंडिया वालों को मिसाइल बनाने नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया 1974 में एक बार पहले परीक्षण कर चुकी थी मिसाइल का, लेकिन परीक्षण ही किया था, अभी तक ऐसी कोई मिसाइल बन के नहीं आ पाई थी। बिल्कुल अमेरिका ने यहाँ पर नाकेबंदी बिठा दी थी आसमानों पे कि मतलब जैसे ही पता लग जाएगा तुरंत रोक दिया जाएगा, ऐसा हाल था उस वक्त। तब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये समझा कि इन लोगों की जो हरकत है ये हमारी संप्रभुता के ऊपर क्या है? प्रहार है। भाई हमारे बगल में पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है, चाइना जैसा पड़ोसी है, अगर हमारे पास न्यूक्लियर नहीं होगा तो हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, चाइना एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, आज यूक्रेन का क्या कर दिया रशिया ने। अगर आज यूक्रेन के पास एक न्यूक्लियर होता ना तो रशिया की हिम्मत नहीं होती उसके ऊपर अटैक कर दे, ठीक है। यही कंडीशन हमारे साथ भी आ सकती थी, ठीक है। आप सोच के देखो, अगर 1960 में इंडिया के पास न्यूक्लियर होता, कि चाइना वालों की हिम्मत होती है हमारे ऊपर अटैक करने की? हिम्मत ही नहीं होती अटैक करने की। जब भी दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है ना तो कभी भी समझौता करवा दिया जाता है, न्यूक्लियर वॉर कोई नहीं चाहता, तो इसलिए न्यूक्लियर जरूरत थी उस वक्त। तो क्या था, अब हमारा देश, हमारी मर्जी, हम बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी संस्था हमें रोक रही है तो इसका मतलब वो हमारी संप्रभुता के ऊपर प्रहार कर रही है, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब होता है एक राज्य जब अपनी मर्जी से कोई काम करता है, वो कहता है भाई ये देश हमारा है और हम ये संसाधन हमारे हैं, हम जैसे चाहें इनका उपयोग कर सकते हैं, यही हमारी संप्रभुता है। संप्रभुता को लेकर बहुत सारे विचारकों ने विचार दिए हैं, जिसमें ग्रोशियस बोंदा का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, रूसो का नाम आता है जिन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है ऑस्टिन की संप्रभुता। सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो क्या है? वो है ऑस्टिन की संप्रभुता। तो ऑस्टिन की संप्रभुता आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। तो ऑस्टिन की संप्रभुता के अंदर क्या होता है? कुछ विशेष गुण होते हैं ऑस्टिन की संप्रभुता में। ऑस्टिन की जो संप्रभुता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण हैं और वो लक्षण हमको पता होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में सही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्टिन की संप्रभुता में क्या क्या लक्षण है? ऑस्टिन कहते हैं संप्रभु जो क्या है वो कौन है? आदेश है। संप्रभु का आदेश ही कानून है, ठीक है। पहली बात तो संप्रभु का मतलब कौन है? संप्रभु का मतलब राज्य है। ऑस्टिन क्या कहते हैं? राज्य ने जो बोल दिया वही कानून है, ठीक है। ऑस्टिन कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो कैसी होती है? वो अखंड होती है। कैसी होती है? अखंड, यानी कि इंटीग्रल, ठीक है। यानी कि संप्रभुता कभी तोड़ी नहीं जा सकती। समझ में आ गई बात? दूसरी होती है अविभाज्य। क्या होती है ये? अविभाज्य, इनडिविजिबल। अभाज्य का क्या मतलब होता है? अभाज्य का मतलब होता है अगर किसी एक व्यक्ति के मतलब से या एक व्यक्ति के सोच से शासन चल रहा है, ठीक है, तो ये दो लोग मिलकर शासन नहीं चला सकते। पावर का सेंटर कोई एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर पावर के सेंटर दो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी खतरे में आ जाती है, ठीक है। जैसे फॉर्मर गवर्नमेंट की अगर आप बात करोगे, यूपीए गवर्नमेंट जो इंडिया में थी, उसके ऊपर कई बार आरोप लगता था उसके ऊपर दो पावर सेंटर हैं उसके अंदर, ठीक है। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन बन गई थी उस वक्त, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तो बहुत सारे लोगों को यही समझ में नहीं आता था कि देश चला कौन रहा है, कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चला रहे हैं, क्योंकि पोस्ट तो उन्हीं के पास थी,
क्या सोनिया गांधी चला रही हैं उस पोस्ट को, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, हमारी संप्रभुता को अविभाज्य बना दिया उस कंडीशन में, इसलिए सरकार ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। तो ये ऑस्टिन की संप्रभुता की थी। उन्होंने कहा था राज्य के पास बिल्कुल जो है वो सारी की सारी ताकत होनी चाहिए, ठीक है। राज्य के पास क्या होनी चाहिए, सारी की सारी ताकत होनी चाहिए, वो जो चाहे कानून बना दे, ताकत कभी राज्य से हटके किसी और के पास नहीं जा सकती। तो ये सारी थ्योरी किसने दी थी, ऑस्टिन ने दी थी। तो ऑस्टिन कैसी संप्रभुता की बात कर रहे हैं, ये एकल संप्रभुता की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैसी संप्रभुता है ऑस्टिन की, एकल संप्रभुता, सिंगल सोवर्जिनिटी। अब एकल संप्रभुता दे दी ऑस्टिन ने, तो जाहिर सी बात है ऑस्टिन के विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो गए, ठीक है। ऑस्टिन का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया, सबसे ज्यादा ऑस्टिन का विरोध किसने किया, वो थे बहुलवादी लोग। किसने किया, बहुलवादियों ने, प्लूरलिस्ट, ठीक है। एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि बहुलवादियों ने किन किन बिंदुओं पे ऑस्टिन का विरोध किया था, या प्लूरलिस्ट जो लोग थे उन्होंने क्रिटिसिज्म किस किस पॉइंट पे किया था। तो पहले बहुलवादियों के नाम पता होने चाहिए आपके पास। आप बहुलवादियों में कौन कौन से नाम ले सकते हो, लास्की, आप ले सकते हो मैकाइवर, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, कुछ भी भूल जाना, इस बंदे का नाम मत भूलना, मैकाइवर, ठीक है। एक बंदा क्रैब, ठीक है। तो ये दो चार ऐसे विचारक थे, ये लोग कौन थे, ये बहुलवादी थे। तो बहुलवादी लोग क्या करते हैं, बहुलवादी लोग बड़ा तगड़ा विरोध करते हैं ऑस्टिन का, कहते हैं यार ये तो बड़ा खतरनाक राज्य बना दिया इन्होंने, अगर संप्रभुता अखंड हो जाएगी तो फिर तो राज्य तानाशाह हो जाएगा, जो उसका मन कर रहा है वो ऑर्डर दे रहा है। और भविष्य में क्या हुआ है, फिर राज्य मिल भी गए, जैसे कि आपको जर्मनी में हिटलर मिला, ठीक है। तो मतलब रूल बना दिया हिटलर ने जर्मनी में कि जब एक दो लोग दूसरे से मिलेंगे तो जय हिटलर बोलेंगे, ठीक है, ऐसा नियम बन गया था वहाँ पर। तो अब कहानी यहीं पर आके फंस गई ना कि अगर आपने संप्रभुता पूरी की पूरी एक इंसान के हाथ में उठा के रख दी, तो एक ही इंसान के हाथ में रख दो, जो मर्जी काम कर रहा है। तो ये लोग क्या कहते थे कि नहीं भाई, पूरे स्टेट की पावर एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, हर समाज के जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनके पास पावर जानी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुलवादियों ने किन किन बिंदुओं पर जाके इसकी आलोचना, क्योंकि उनका डर था, उनको क्या डर था कि राज्य कहीं निरंकुश ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना शामिल हो जाए वहां पे, वो ईरान वाला अयातुल्ला खुमैनी ना बना दे, ठीक है। अच्छी खासी महिलाएं कपड़े पहन के घूम, सबको बुर्का पहना दिया पकड़ के एक साथ ही, ठीक है। अब वहां प्रोटेस्ट कर रही हैं सबकी सब कि हमको नहीं पहनना। तो कई समस्याएं आ जाती हैं अगर राज्य की ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत को मान लिया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई भी थ्योरी क्या होती है, अगर कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हो पूरी तरह से गलत है। ऑस्टिन ने, कोई भी इंसान जब कोई बात बताता है ना तो उसके अपने एक्सपीरियंस के बेस से बताता है। अब ऑस्टिन ने अपने दौर में ऐसी हालत देखी थी कि लोग लड़ाई कर रहे थे, अगर पावर एक जगह इकट्ठा नहीं होती ना तो क्या होता, वो लोग आपस में मार काट में लग जाते बहुत ज़्यादा। वो तो ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत आया, लोग पहले एक हुए, तब जाकर के प्लूरलिस्ट लोग इस बिंदु पे पहुंच पाए कि हाँ चलो अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो पावर को, ठीक है। तो ये था ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। और बहुलवादियों ने किन किन बिंदुओं पे इसकी आलोचना की, सबसे बड़ा आलोचना का बिंदु यही था कि अगर राज्य कैसा हो जाएगा, एकलवादी हो जाएगा। तो एकलवादी हो जाने से क्या होता है, पहली बात तो वहाँ की जो माइनॉरिटी होगी, ठीक है, उसे दबा दिया जाएगा, उसकी बात ही नहीं मानी जाएगी, है ना। ये श्रीलंका में जैसे हुआ, तमिल लोगों को पकड़ के दबा दिया। अब बेचारे वो इतना दब गए कि उन्होंने समझ लिया कि अब तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत कांड किए उन्होंने उसके बाद। तो पहला यही कि माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए, दूसरी बात ये कि निरंकुश ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना आ जाए कहीं पर, तो वो चीज़ इसलिए आलोचना की गई इसकी, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आ जाता है उदारवाद, ठीक है। वो टॉपिक क्या है, उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या, लिबरलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद क्या है, बेसिकली ये एक व्यक्तिवादी अवधारणा है। क्या है ये, एक व्यक्तिवादी, पर्सन ओरिएंटेड है। और पर्सन ओरिएंटेड होने के बाद क्या है, ये जॉन लॉक को फादर माना जाता है, याद रखना हमेशा, जॉन लॉक इज फादर ऑफ लिबरलिज्म। जब भी उदारवाद की बात होगी तो उदारवाद के फादर कौन है, जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता माना जाता है।
सवाल पैदा होता है भाई क्यों माना जाता है, विचार के पिता को कैसे हो सकते हैं। ठीक है, विचार के पिता ऐसे हो सकते हैं क्योंकि उदारवाद विचार आया कब, होता क्या है ना, पुराने यूरोप में सामंतवादी थे। ठीक है, सामंतवाद जब था तो उससे क्या हुआ कि कुछ लोग मालिक थे, कुछ लोग नौकर थे। अब मालिक मालिक रहेगा, नौकर नौकर रहेगा, ऐसा स्थापना हो गई वहां पर। फिर बाद में इसको लेके बहुत सारी क्रांतियां हुई वहां पर। ठीक है, तो जब क्रांतियां हुई तो उससे उदारवाद निकल करके आया। उदारवाद एक कैसी विचारधारा है, व्यक्तिवादी विचारधारा है। कहती है व्यक्ति को जो करना है सब करने दो। ठीक है, व्यक्ति बिल्कुल जन्म से स्वतंत्र है, जन्म से ही स्वतंत्र है, स्वतंत्रता उसका जन्म से अधिकार है। ठीक है, तो जो व्यक्ति करना चाहे उसे करने दो। इसी विचारधारा का नाम क्या पड़ गया, उदारवाद पड़ गया। तो व्यक्ति को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया, भाई जिसमें जो योग्यता है जा जाके अपना अपना काम करो। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको उदारवाद का मतलब समझ में आना चाहिए, क्या है, पर्सन ओरिएंटेड है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैं यूनिमार्क चैनल खोल दिया मैंने, ठीक है, आपका आप यहाँ पढ़ने आ गए, ठीक है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता कि किसी और चैनल पे जाके पढ़ाई करो। आप बोल दो मुझे यूनिमार्क पसंद है, मैं यही पढ़ाई करूँगा, तो ठीक है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। तो आप बिल्कुल फ्री हो, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल यही बात किसने कही थी, ये बात कही जॉन लॉक ने कही। अब जॉन लॉक ने जब ये बात बोल दी, शुरू में तो बहुत ज़्यादा मानी गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि आप बंदे को फ्री भी नहीं छोड़ सकते ना। जैसे आप अपने पापा मम्मी से किसी से बोल के देखो, पापा मैं पार्टी करने जा रहा हूँ, रात को 2 बजे आऊँगा, उसके बाद देखो फिर आपका क्या हाल होता है। ठीक है, इजाज़त तो नहीं मिलेगी, कुछ और जरूर मिलेगा उसके बाद। अब यही बात प्रॉब्लम आ गई लिबरलिज्म के साथ। इसके बाद प्रॉब्लम क्या आ गई, भाई लोगों को जब बोला गया कि जो मर्जी वो करो, तो उसका इन्होंने थोड़ा गलत मतलब ले लिया। ठीक है, और कई लोग फिर क्या एक्सप्लॉयटेशन करने लग गए, शोषण करने लग गए बहुत सारे लोगों का। भाई अब आपको पता, अमेरिका में लोग खरीदे बेचे जाते थे, जो ब्लैक लोग थे उनको गुलाम बना के, मतलब इंसानों को जानवरों की तरह खरीदा, सामान की तरह खरीदा बेचा जाता था। और कहा जाता है भाई लिबरल है हम लोग, पैसा है, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हम जिस मर्जी को खरीदे, जिस मर्जी को बेचे। तो बाद में उदारवाद के खिलाफ ही एक नया आंदोलन आया था, इसे मार्क्सवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो उदारवाद के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। पहली बात, उदारवाद की क्या है, ये व्यक्तिवादी विचारक हैं। दूसरी बात, ये मान के क्या चलते हैं, ये लोग ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति के पास पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब पूरी आज़ादी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, उस वाली थ्योरी के ऊपर ये बना हुआ है। उसके बाद ये लोग क्या मानते हैं, राज्य का काम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, राज्य का जो हस्तक्षेप है वो कैसा होना चाहिए, सबसे कम, मिनिमम गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि एक व्यक्ति जो है उसके पास कुछ स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। पहली स्वतंत्रता होनी चाहिए आर्थिक स्वतंत्रता, दूसरी होनी चाहिए कि जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये सारी स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। राज्य का क्या काम है कि केवल उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। ठीक है, मतलब स्टेट का क्या काम है, खाली पुलिस वुलिस बुलाओ, आर्मी वार्मी बुला लो, ताकि लोग एक दूसरे को मारे वारे ना, बाकी जो जो करना चाहता है। ठीक है, जैसे अमेरिका में कैपिटलिस्ट जगह पे आपको दिखेगा, आमतौर पर जो देश आपको कैफे दिखेंगे कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी देशों में। ठीक है, पूंजीवादी देशों में आपको दिखेगा क्या कि लिबरलिज्म बड़ा फेमस होता है। ठीक है, वहां के लोग अपने आप को बड़े प्राउडली कहते हैं वी आर लिबरल्स, है ना, हम आज़ादी की डिमांड करते हैं पूरा का पूरा। जैसे अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है, तो वहां पर क्या है, पूरी तरह से आज़ादी है, बिल्कुल जो मन कर रहा है वो करो, तुम्हारे करने से किसी और को समस्या न है। तुम क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या बोलते हो, कोई दूसरे से मतलब ही नहीं। ठीक है, पूंजी आनी चाहिए बस। ठीक है, पैसा आना चाहिए उसके लिए। तो ये था उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या, पूरी तरह से स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। समझ में आई बात, राज्य का हस्तक्षेप मिनिमम, स्टेट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा उसके काम में। और जॉन लॉक को फादर माना जाता है लिबरलिज्म का। और व्यक्तिवादी विचारक है, व्यक्ति कहता है कि कोई भी कानून, अगर स्टेट कोई भी कानून बना रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि हाँ व्यक्ति की भलाई इसमें कितनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो, ये तो हो गया आपका एक टॉपिक। और उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है लिबर्टी। ठीक है, वो आता है आपका लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। भाई लिबर्टी और इक्वेलिटी, इनकी जो रिश्तेदारी है वो बड़ा चोली दामन का साथ है इनका आपस में। ठीक है, क्या साथ है, बहुत, मतलब कई बार ये दोनों के दोस्त बन जाते हैं, कई बार ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो कब ये दोस्त बन रहे हैं, कब ये दुश्मन बन रहे हैं, इसका पता अपने को होना चाहिए। और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के आपके कई फायदे हो जाएंगे।
पहली बात तो आपको लिबर्टी या इक्वलिटी दोनों में से अगर अलग अलग भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका आंसर दे सकते हो, बहुत आसानी से दे सकते हो कि दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता, ठीक है, आजादी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? समानता, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया स्वतंत्रता या समानता के बारे में, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बताओ स्वतंत्रता क्या होता है, समानता क्या होता है। तो आप खुद भी जानते हो भारत के संविधान में स्वतंत्रता और समानता दोनों का उल्लेख किया गया है और फंडामेंटल राइट्स में किया गया है, जो मूल अधिकार है उसके अंदर किया गया है। कानून के समक्ष समानता कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 14 से लेकर 18 के बीच में, ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार किसमें दिया गया है? 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। तो ये स्वतंत्र दोनों अधिकार दिए गए हैं और कोई भी देश जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है वो अपने नागरिकों को ये दोनों अधिकार देता है। लेकिन इन दोनों अधिकारों की बड़ी लंबी बहस चली हुई है, बहुत तगड़ी बहस चली हुई है, ठीक है। जैसे कि स्वतंत्रता के जो समर्थक थे, शुरू में स्वतंत्रता दो टाइप की थी, एक थी पॉजिटिव, एक थी नेगेटिव। तो जो कुछ विचारक ऐसे थे वो ये मानते थे कि स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जो समानता की विरोधी है। क्या है ये? समानता की, स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं एक दूसरे के। भाई अगर आपने स्वतंत्रता दे दी तो समानता का तो मतलब मामला खत्म है उसके बाद, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद समानता आ ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे एक रेस होती है, रेस के बाद क्या होता है? अगर एक रेस में लोग खड़े कर दिए जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से रेस लगा दी जाए, सबको बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, तो अगर ये सारे फ्री होकर के स्वतंत्र होकर दौड़ेंगे तो समान थोड़ी रह पाएंगे, कोई ना कोई आगे होगा, कोई ना कोई पीछे होगा। तो समाज में लोग मान के चलते हैं स्वतंत्रता जो है वो उसके आने से समानता का विरोध होने लग जाता है, ठीक है। अब कुछ सरकारें क्या हुई, नई नई सरकारें बनी, दुनिया आज आप देखते हो दुनिया लोकतांत्रिक है, हर देश में इलेक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे वैसे। लेकिन हर बार हमेशा से ऐसा नहीं था, ये दुनिया बहुत अलग प्रकार की थी, बहुत ज़्यादा विकास होते 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 इस चरण पे आके पहुँचे हैं। तो दुनिया जब आज़ाद होते होते आ रही थी ना, तो राजा वाजा जब हुआ करते थे, पहले तो डिमांड हुई भाई स्वतंत्रता चाहिए, ये क्या राजा बना दिया, राजा का बेटा राजा, वो बन रहा राजा, मेरा बेटा राजा बनेगा, ये विचार लोगों के मन में आने लग गया, ठीक है। तो स्वतंत्रता की डिमांड पहले की गई, ठीक है। तो आपने जॉन लॉक वगैरह आए कि भाई स्वतंत्रता होना चाहिए, तो कई सारे विचारक आए, आपको दो चार नाम बता देता हूँ एग्जाम में लिखने के, आपके काम आ जाएंगे। जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर आ गए, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर आ गए, लॉक आ गए, मिल आ गए। इन लोगों ने कहा भाई स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, लोगों को स्वतंत्र करो, आजाद करो, लिबरल बनो, छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब छोड़ते छोड़ते लोग बिल्कुल हाथ से छूट गए, है ना। जैसे ज़्यादा आज़ादी देने बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, वैसे क्या हुआ, समाज बिगड़ गया बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देने से। क्या हुआ कि समानता जो है अब उसकी जरूरत पड़ने लग गई बहुत ज़्यादा। समानता की जरूरत क्यों पड़ने लग गई? भाई इक्वलिटी समाज में चाहिए ना। स्वतंत्रता का मतलब ये थोड़ी कि एक इंसान आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, एक दिन वो स्टेट से ही बड़ा हो जाए पता लगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग समानता की बात करने लगे। अब आधुनिक युग में आज की बात करोगे तो समानता भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन अब आपको एग्जाम में क्या है कि पॉइंट में आंसर देने हैं, स्वतंत्रता और समानता विरोधी के रूप में दिखानी है। तो आप कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो जहां पर क्या करना है, स्वतंत्रता के आने से समानता का नुकसान होने लग जाता है, या फिर समानता के आने से स्वतंत्रता का नुकसान होने वाला है। जैसे कि आप अगर इसके विरोध में लिखना है, ठीक है, तो आप विरोध में क्या लिख सकते हो कि कुछ सरकारें हैं वो चाहती हैं लाइक गरीबों का उत्थान हो जाए, ठीक है। गरीबों का उत्थान होने के चक्कर में क्या होता है, वो अमीरों पर टैक्स लगा देती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अमीरों पर टैक्स लगाने से आपने देखा होगा एक नई रिपोर्ट आई है, उससे आपको पता लगा भारत में कितने जो मिलेनियर्स हैं, यहाँ पे करोड़पति लोग हैं, जो अरबपति लोग हैं, वो भारत को छोड़ के चले जा रहे हैं, किसी कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर तरफ चले जाते हैं, मतलब अमेरिका चले जा रहे हैं, कोई लंदन चला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं। लोग क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं? उनको लग रहा है ये लोग स्वतंत्र समानता लाने के चक्कर में ना हमारी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, क्योंकि हर बंदे को ये लगता है भाई मैंने मेहनत से 1 लाख रुपए कमाए हैं, अब मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो तुम इसमें से 30,000 रुपये उठा ले रहे हो अपने यहाँ पे फ्री फंड के, मतलब काम करूँ मैं, सैलरी ले जाए सरकार, ठीक है। और एक बंदा है वो कमाता महीने के 20,000 रुपये है, उसकी बिजली फ्री है, उसका खाना फ्री है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते फ्री हैं, उसका इलाज होता फ्री है, ठीक है। तो ये बात उस बंदे की मानसिकता में आ रहा है, ठीक है, कि मैं हर चीज़ के लिए पैसा भी ज़्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर से मतलब ऑलरेडी वो हर चीज़ के लिए पे ज़्यादा कर रहा होगा। सोच के देखो ना, कोई अगर अमीर बंदा है तो उसकी फैमिली क्या होगी, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूल की फीस ज़्यादा होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा उसकी फीस ज़्यादा होगी, वो ऑलरेडी हर जगह ज़्यादा पे कर रहा है, ज़्यादा पे करने के बाद भी उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जा रहा है, ठीक है।
अब जो गरीब व्यक्ति है हर चीज ऑलरेडी उसके लिए सब कुछ फ्री है, ठीक है, उसके बाद भी क्या है, ना कोई इनकम टैक्स है, और टैक्स तो भूल ही जाओ कि कोई डायरेक्ट टैक्स वो देता होगा। यही बात किसकी, ये बात क्या करती है, समानता और स्वतंत्रता को विरोधी बनाती है। इससे क्या होता है कि यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें लगता है कि ये हमारे रहने लायक जगह नहीं है, बिल्कुल हम बेकार हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे विचारक हैं, स्पेंसर, लॉक, मिल, ये सारे विचारक क्या कहते हैं, स्वतंत्रता पर बल देते हैं, स्वतंत्रता पर, ठीक है। एक बड़े फेमस विचारक हैं अमेरिका के, उनका नाम है टॉकविले, ठीक है, टॉकविले। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता यानी समानता अगर दरवाजे से आई तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाती है, ठीक है। ये लाइन अगर आप लिख दो आंसर में तो आपके प्रभाव बढ़ सकता है शिक्षक के ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा था, डी टॉकविले ने कहा कि समानता अगर दरवाजे से आएगी तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर चली जाएगी। एक और विचारक थे, लॉर्ड एक्टन, क्या नाम था उनका, लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड वॉर्ड तो काहे के थे, एक्टन लिख देना खाली, ठीक है। एक्टन जो है, एक्टन ने क्या कहा, एक्टन ने कहा भाई देखो समानता और स्वतंत्रता ये दोनों एक दूसरे की बहुत बड़ी विरोधी हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है। इनका एक और बड़ा फेमस लाइन है, उन्होंने कहा था सत्ता भ्रष्ट बनाती है और अत्यधिक सत्ता अत्यधिक भ्रष्ट बनाती है, पावर मेक्स यू करप्ट एंड मोर पावर मेक्स यू मोर करप्ट, ठीक है। तो ये कुछ थे पॉइंट स्वतंत्रता और समानता के विरोध में, कि समानता लाने की अगर कोशिश की जाएगी तो स्वतंत्रता बुरा मान जाएगी, ठीक है, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, स्वतंत्रता और समानता दोस्त भी हो सकती हैं, यानी स्वतंत्रता और समानता क्या है, पूरक हैं एक दूसरे की, कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे का, ठीक है। जब तक समानता नहीं रहेगी तब तक स्वतंत्रता नहीं रहेगी, ठीक है। आप सोच के देखो, एक व्यक्ति बहुत अमीर है, ठीक है, एक ऐसा इलाका है उसमें एक व्यक्ति है मतलब बड़ा अमीर है, पैसा वैसा बहुत ज़्यादा है उसके पास, ठीक है, उसके आसपास गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कोरोना जैसा लॉकडाउन आ गया अचानक से, कानून व्यवस्था अगर कमज़ोर हो जाए, किसी दिन कोई क्रांति हो जाए, तो वो गरीब लोग क्या करेंगे, उस अमीर व्यक्ति के घर में घुस जाएंगे, सबसे पहले उसी को मार के भगाएंगे, उस घर को लूट लेंगे, सबसे पहला काम वो यही करेंगे प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। अब उन्होंने क्यों किया, क्योंकि समानता नहीं थी समाज में। अगर शुरू से बात रखी जाती कि उन गरीबों का ध्यान रखा जाता, ऐसी नौबत ही नहीं आने दी जाती, तो समानता अगर होती तो क्या होता, इस स्वतंत्रता को बचाया जा सकता था, ठीक है। आज आपको दिखेगा जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, अपना खुद का बेचारों को पर्सनल बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता है, ठीक है। क्यों लेके चलना पड़ता है, क्योंकि समाज में समानता नहीं है, ठीक है। यही समानता उनकी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है, इस बात को ध्यान रख के चलना, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से विचारक आ गए जिन्होंने मान के चले कि भाई समानता बहुत आवश्यक है, उनमें आता है नाम लास्की का, उनमें नाम आता है HR टोनी का, ठीक है, उनमें नाम आता है हॉबहाउस का। अब ये लोग क्या हैं, ये लोग स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं। इनका मानना है कि हाँ ये जो समानता और स्वतंत्रता है ये दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे की पूरक हैं। अगर समानता नहीं रहेगी तो स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी, ठीक है। समानता लानी बहुत जरूरी है और इसका असर आपको दिखेगा भी। धीरे धीरे जो बहुत सारे देश थे ना, अमेरिका ये लोग थे जो शुरू में लोग समानता मानते नहीं थे, इनका माना स्वतंत्रता, खाली जाओ पैसा कमाओ लाओ सरकार को दो, और सरकार का काम बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। जैसे आपको अमेरिका में आप सुनते होगे आए दिन घटना घट जाती है, क्या कोई बंदूक लेके गया, इतने लोग गोली मार दी, कभी 4 लोग गोली मार दी। वहाँ बंदूक का जो बिजनेस है, क्योंकि पूरी स्वतंत्रता दी गई है तो खुलेआम लीगल है वहाँ पर चीज़ें बेचना। वहाँ पर अब हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है सरकारी कामों की वजह से, अमेरिका वगैरह में भ्रष्टाचार बहुत कम है, वहाँ करप्शन कम, इसीलिए करप्शन को उन्होंने लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। अगर आप करप्शन को लीगलाइज ही कर दोगे तो वो कोई करप्शन क्यों करेगा, ठीक है। मान लो जैसे हमारे रक्षा सौदे में घोटाले हो जाते हैं कि आपने ये सामान दिलवाया रक्षा सौदे में, तो किसी बंदे ने इतना पैसा खा लिया, कमीशन में बीच में कर लिया, तो कमीशन को आप लोगों ने करप्शन बनाया ना, आप लोगों ने नैतिकता बना दी। उन लोगों ने क्या कर रखा है कि वैलिड कर रखा है, भाई अगर आप सामान इतना दिलवाओगे तो इतने % कमीशन आपका फिक्स रहेगा, तो करप्शन की नौबत ही नहीं आती इस वजह से। तो शुरू में वो लोग ऐसे ही थे कि भाई स्वतंत्रता जरूरी है, समानता उमानता की जरूरत नहीं है। वो तो फिर जब बाद में वहाँ पर ब्लैक वाइट काले गोरे की लड़ाई झगड़ा चला ना तगड़ा वाला, तब उनको समझ में आया कि नहीं भाई ये तो गलत ट्रैक पे उतर आए हैं हम लोग, समानता को भी
बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत स्पेस तो देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको दिखेगा वहाँ पे ब्लैक्स को रिजर्वेशन दिया गया, फिर धीरे धीरे वहाँ के जो ब्लैक लोग थे वो अलग अलग जैसे मीडिया में आने लग गए, हॉलीवुड में आने लग गए, पॉलिटिशियंस बनने लग गए। तो जब वो लोग हर तरह की फील्ड में आने लग गए तो उससे एक समानता का भाव जागृत होता है, और समानता के भाव जागृत होने के बाद क्या हुआ, लोगों की स्वतंत्रता इंश्योर हो सकी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, नाम याद रखना। तो समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक भी है और एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे की विरोधी भी है। दोनों के मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बता दिए हैं, तो आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए किसके क्या पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अगला आता है किसके बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो आपको बताए जा रहे हैं ना, ये मतलब आप समझ लो कि अपनी टीम के साथ बड़ा तगड़ा रिसर्च किया तब आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। अगर आपको इतना टॉपिक भी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर इतना आपको आता है और डिटेल में आंसर कैसे लिखना है आप ये जानना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा PDF अवेलेबल है आपके लिए। आप जाओ, डाउनलोड करो और बढ़िया से देख लो कि आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि इसके आंसर में क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो, ताकि आपको बात याद रहे। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 99.9% चांस है कि आपका पहला क्वेश्चन जो होगा ना एग्जाम में वो बिल्कुल यही होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में देखो आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, तो और बुक में चैप्टर पूरे 29 है, 29 चैप्टर, 30 चैप्टर्स है मेरे ख्याल से। अब 30 चैप्टर तो आप एक महीने में भूल जाओ कि पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, तो और पेपर आ चुका है, जून में पेपर होने वाला है, तो अप्रैल जाने ही वाला है, मई का टाइम रह गया मतलब आपके पास। तो आप इसमें पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जा रहे हैं बस आप इसको समझ लो, इसको समझ लोगे तो आप पेपर कर ले जाओगे और काफ़ी अच्छा पेपर कर लोगे। ठीक है, और पेपर को पूरा अच्छे से डाउनलोड करना, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसका डिटेल आंसर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जा करके PDF वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थियोरी। ठीक है भाई, पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मतलब होता है, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब ये होता है, पहले तो पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब पता होना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब, पहले पॉलिटिक्स अलग पढ़ो, थ्योरी अलग पढ़ो। पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि कई सारे इश्यू होते हैं, जो समाज में कई सारे ऐसे बिंदु होते हैं, कई सारे ऐसे विषय होते हैं जो लगातार, जिनसे समाज संचालित होता है, लगातार सोसाइटी मूव करती रहती है, उन्हीं को कहा जाता है, उन्हीं को थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, वो सारे सिद्धांत हैं, कभी स्वतंत्रता, कभी समानता, अलग अलग डिमांड आती रहती है ना। जैसे आप देखो ईरान में भी क्या डिमांड आ रही है, हिजाब बैन करने की डिमांड आ रही है। ठीक है, वहाँ से एक अलग डिमांड आ रही थी। अभी आप थोड़ा और पीछे चले जाओगे तो अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर चलने लग गया था, वहाँ से एक अलग डिमांड निकल के बाहर आ रही थी। 2011 में अगर आप चले जाओगे तो इतनी फेमस क्या हो गई थी, अरब रिवॉल्यूशन हो गई थी। क्या हो गई थी, अरब रिवॉल्यूशन, अरब क्रांति। बड़े बड़े सूरमा खलीफे बैठे हुए थे, उन्हें लगा था हम ही राजा हैं यहाँ के, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बेन अली और कर्नल मोहम्मद गद्दाफी, सबको पब्लिक ने मार मार के भगा दिया। ठीक है, तो बड़ी रिवॉल्यूशन हुई थी। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं से बातों को समझाती है हमको कि ऐसा क्या हो रहा है समाज में, किसको लेके समाज में रोष बढ़ रहा है, कि अगर उसको उसके बारे में पढ़ाई नहीं की गई, समझा नहीं गया ना वो उस मामले को, तो फिर पहले आता है समाज में रोष। ठीक है, तो जो राजनीतिक सिद्धांतकार होते हैं अगर उस बात को समझ नहीं पाए, तुरंत अपनी गलती को सुधारेंगे नहीं, तो क्या होता है, ये रोष बढ़ते बढ़ते क्रांति का रूप ले लेता है। ठीक, जब अरब में क्रांति आई थी ना, अरब रिवॉल्यूशन 2011 में, तो शुरुआत इसकी ट्यूनीशिया से हुई थी। ट्यूनीशिया के बाद होते होते ये लीबिया वगैरह पहुंचने लग गई थी, मिस्र वगैरह पहुंचने लग गई। लेकिन इन सबसे सीख किसने ले ली, सऊदी अरब वालों ने सीख ले ली। सऊदी अरब वालों ने सीख लेते हुए अपनी महिलाओं को कुछ अधिकार दे दिए, और इससे क्या हुआ, उनकी क्रांति दब गई, वरना उनके यहाँ भी तख्ता पलट हो जाता। तो पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है कि वो सारे इश्यू, वो सारे बिंदु, वो सारे टॉपिक्स जिनसे हमारी सोसाइटी मूव करती है, जिनसे समाज संचालित होता है, उन सबको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। अब पॉलिटिक्स से क्या, लोग अपनी अपनी परिभाषा बना, जितने लोग, जितने मुंह उतनी बातें, है ना। तो पॉलिटिक्स में जितने बड़े बड़े विचारक आए, सब एक तो विचारक लोगों के यार ईगो बहुत होता है इनके अंदर, एक बंदे ने कुछ बोल दिया दूसरा मानेगा नहीं, उसको अपनी अलग थ्योरी ला के ही मानेगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी बात कौन करते हैं, अरिस्टोटल करते हैं। एरिस्टोटल, हिंदी वाले इनको अरस्तु बोलते हैं।
तो पता नहीं कैसा नाम रख देते हैं, इंग्लिश में अलग है हिंदी में अलग है, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिख दी पॉलिटिक्स, बुक का ही नाम पॉलिटिक्स था, ठीक है। इन्हीं को, अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का पिता माना जाता है, ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस को एक शब्द, एक अलग टॉपिक अगर बन पाया ना तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट किसको जाता है, अरस्तु को चला जाता है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो इन्होंने पहली बार बुक निकाली कौन सी, पॉलिटिक्स। अब इनकी पॉलिटिकल थ्योरीज की मान्यताएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं ना तो पुराने ज़माने के लोग एक अलग बात करते थे, धीरे धीरे ज़माना अपडेट हुआ है ना। तो ज़माना जब अपडेट होता तो केवल सामान नहीं बदलते, विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है ना। कोई भी चीज़ जब बदलेगी समय के साथ बदलना पड़ता है ना। कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं कि बदलाव संसार का नियम है, जो समय के साथ बदलता नहीं है क्या होता है, वो इतिहास बन जाता है। आप लोग, अगर बात करूँ आज से 15-20 साल पहले, आपके घर में फ़ोन नहीं रहा होगा, ठीक है, या फ़ोन रहा भी होगा तो ऐसे वो उंगली से घुमाते रहते होंगे। धीरे धीरे फ़ोन मोबाइल वाले आए, है ना, उसमें खाली F लिखने के लिए भी 4 बार बटन दबाना पड़ता होगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्मार्टफोन आने लग गया, कैमरा आ गया, अब तो एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, ऐसा फ़ोन आने लग गया, बहुत एडवांस लेवल का आया। ऐसे क्या हुआ, राजनीतिक सिद्धांत में भी अरस्तु से शुरुआत हुई, अरस्तु के बाद बहुत सारे लोग आए, मैकियावली, फिर आ गए हॉब्स, फिर आ गए लॉक, फिर आ गए रूसो, ऐसे मतलब आते रहे प्रोसेस में, लगातार कई सारे विचारक आते रहे। तो ये सारे विचारक जो थे, ये पुराने वाले विचारक थे, लगभग आप समझ लो कि 18वीं सदी तक, या आप मान के चलो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। कब तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी भाई 1939 से 1945, इसके बीच तक, ठीक है। जब तक ये अरस्तु से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक नहीं पहुंच गए, तब तक की जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल थ्योरी जो उस वक्त की है, उसे कहा जाता है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्या कहा जाता है उस वक्त तक को, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्लासिकल का मतलब क्या होता है, परंपरागत, परंपरागत, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आया उसे क्या कहा गया, मॉडर्न, यानी कि आधुनिक। उन्हें कहा गया भाई आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत हैं। अब जो सिद्धांत आ रहे हैं वो सारे के सारे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी की तो आप बताओगे ही, आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमने सीख लिया भाई कि हमारे पास क्या होते हैं, दो पॉलिटिकल थ्योरी हमारे सामने आ चुकी है। एक हमारे पास है क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, और एक हमारे पास क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो सारे अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर्स को जाता है, क्योंकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की वर्ल्ड में डोमिनेंस पहली बार आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले आप देखोगे ना, कोई इतिहास पढ़ोगे, अमेरिका के बारे में बहुत कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही अचानक से अमेरिका वाले हीरो की तरह आ जाएंगे पूरी दुनिया में, लो भाई हम आ गए हैं, हम इस दुनिया के मार्बल हैं, दुनिया की रक्षा हम ही करेंगे, ठीक है। तो अमेरिकन आ गए, हर फील्ड में आ गए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक जगह छोड़ी हो, पूरा इकोनॉमी इनके कब्जे में, पढ़ाई इनके कब्जे में, दुनिया की सिक्योरिटी इनके कब्जे में, ठीक है। कोई भी आप युद्ध देखोगे उसमें अमेरिका वाले सबसे पहले कूद पड़ेंगे आकर के, सबसे पहले उनका बयान आ जाएगा कि ये तो होना चाहिए। कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं होगी, अमेरिका वालों का सुझाव उसमें सबसे पहले आ जाएगा। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन होंगे, तो अमेरिका वाले होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी लाने में किसका हाथ है, अमेरिकन थिंकर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और पुरानी वाली थ्योरी में तो बहुत लोगों का हाथ है वैसे तो, एरिस्टोटल से लेकर के आप कह सकते हो कि जो 1945 से तक जो कुछ भी थ्योरीज आई वो सारी की सारी क्या रही, वो क्लासिकल थ्योरीज कहलाई, ठीक है।
अब ये पूरी क्लासिकल थ्योरी और पूरी मॉडर्न थ्योरी, आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। जब आपको डिफरेंस पता होंगे आप एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो भाई पहली बात, क्लासिकल थ्योरी के जो विचारक थे वो क्या कहते थे, क्या होना चाहिए, क्या बात करते थे, क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी वो जब अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत करते थे तो ये सोचते थे कि भाई देखो समाज को ऐसा होना चाहिए, समाज को वैसा होना चाहिए, ठीक है। प्लेटो आए, प्लेटो कहते हैं दार्शनिक राजा को ऐसा होना चाहिए, मैकियावेली कहते हैं राजा को ऐसा होना चाहिए, रूसो बताते हैं समाज वैसा होना, मतलब बड़ी भविष्य की योजना ज़्यादा चलती थी। दर्शन को विषय मान के काम किया करता था, दर्शन कैसा होना, फिलोसफी यहाँ झाड़ा करते थे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था। लेकिन जब ये वाले आए, अमेरिका वाले आए, तो उन्होंने कहा क्या होना चाहिए को मारो गोली, फिलहाल इस पे आ जाओ कि भाई क्या है, ठीक है। इन्होंने कहा भाई क्या होना चाहिए वो मैटर नहीं करता, फिलहाल अभी क्या है ये डिपेंड करता है, ठीक है। और मैं बोल दूं मेरे पास तो मर्सिडीज होनी चाहिए, है ना, सच्चाई क्या है, कार ही नहीं है अभी, तो होना चाहिए अलग बात होती है, अभी क्या है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर वालों की बात है। दूसरी इनकी थिंकिंग ये आ जाती है, ये लोग वैल्यूज पे बड़ा ध्यान देते थे, ठीक है। वैल्यू को बड़ा, मतलब मूल्यों का बड़ा मान होता था, अच्छी अच्छी बात करो, ठीक है, सदाचार की बात करो, महान महान बात करो, ठीक है। इन लोगों ने क्या कहा, तो वैल्यू बहुत हो गई, फैक्ट को देखो, किस पे बात करते हैं ये बात करते हैं फैक्ट पे, तथ्य, ठीक है, ये बात करते हैं तथ्य पे, ठीक है। फैक्ट क्या कहते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक। और ये किस पे बात करते हैं, मूल्यों पे बात करते हैं, यानी समाज के लिए अच्छा क्या है, किसी बात को परिभाषित करना कि अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो ऐसा है वैसा है। ये लोग क्या कहते हैं, देखो भाई तुम्हें जो मर्जी लगता हो, फिलहाल फैक्ट ये कहते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, तो इसका मतलब हमें फैक्ट पे बात करनी चाहिए, ऐसा मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर मान के चलते हैं, ठीक है। ये लोग किस पे बल देते हैं, ये लोग देते हैं कैरेक्टर पर बल। किस पर बल देते हैं, कैरेक्टर, यानी कि चरित्र पर बल देते हैं। इनका मानना है व्यक्ति के चरित्र को सुधार दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है, चरित्रवान व्यक्ति बनाओ। इनका क्या मानना है, नहीं, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था अगर अच्छी होगी, सिस्टम। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि भाई व्यवस्था अगर अच्छी हो जाएगी तो अपने आप सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कि क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, इनकी जो सोच में फर्क आता है वो क्यों आता है, कहाँ आता है और क्या क्या डिफरेंसेस इन सबके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी पॉलिटिक्स थिंकर्स के बारे में, आप पॉलिटिक्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप इसको नोट आउट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आपको बता चुका हूँ, वैसे भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि आप ये सब बिल्कुल डाउनलोडेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बढ़िया डिटेल में आंसर लिखा हुआ वहाँ पर सब कुछ, ठीक है, वहाँ जाओ डाउनलोड कर लो, फिर पढ़ लेना और अच्छे नंबर भी ले आना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हमारी मेहनत बेकार हो जाए, आप फिर से बेकार नंबर ले आओ, ठीक है। और यूनिमार्क को लाइक कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो। चलो अच्छा, उसके बाद पॉलिटिक्स की जो बातें होती है ना, ये पॉलिटिक्स की जो बातें होती है ये कई रूप में देखी गई, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक क्या है, पॉलिटिकल साइंस एक हिस्ट्री है। कुछ लोगों ने क्या कहा, पॉलिटिकल साइंस एक इतिहास है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस इज हिस्ट्री, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री बोलने वाले कितने लोग थे तो बहुत सारे, लेकिन हमको एक ही नाम याद रखना है, सीले, ठीक है, सीले ने क्या कहा भाई, सीले ने कहा पॉलिटिकल साइंस कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, ये हिस्ट्री है, केवल हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, नाम दे दिया पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और सही बात, सही भी लगती भी है। अब हम पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अमेरिका में पहले ये होता था, ये वो पढ़ रहे हैं, तो सब हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम केवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का कुछ नहीं पढ़ते। कहीं पर अगर इलेक्शन हो रहा है, हमसे कवर कर रहे हैं, तो प्रेजेंट की बात है ना, वो तो हिस्ट्री की बुक में नहीं है। तो ये बात कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। भाई पॉलिटिकल साइंस जो है हिस्ट्री का एक हिस्सा है, क्योंकि हिस्ट्री से ही क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस बनती है। आज जो काम हो रहा है कल वो हिस्ट्री बन जाएगा,
ठीक है। आज जो हो रहा है वो प्रेजेंट में तो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन कल जाके वो हिस्ट्री बन जाएगा। तो जो बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा उसको हिस्ट्री भी पता होनी ही चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह से हिस्ट्री नहीं है, लेकिन हिस्ट्री का एक रूप है। तो सीले की बात पूरी तरह से अगर सही नहीं है तो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इनका एक बहुत फेमस कथन है, इन्होंने कहा था कि इतिहास जड़ है तो राजनीतिक विज्ञान क्या है, फल है। ठीक है, यानी आज जो पेड़ लग रहा है उसकी जो जड़ अगर इतिहास है, हिस्ट्री है, तो कल जो उसका फल निकलेगा वो पॉलिटिकल साइंस हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ विचारक ऐसा भी मानते हैं कि राजनीति क्या है, कुछ विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान दर्शन है। क्या है, दर्शन है। तो दर्शन मानने वाले कौन लोग हैं, लियो स्ट्रॉस, नाम याद रखना है भाई इसको भी, लियो स्ट्रॉस। तो क्या ये लियो स्ट्रॉस कहते हैं राजनीतिक विज्ञान दर्शन है, तो क्या सिर्फ ये दर्शन ही है? लेकिन नहीं, दर्शन सिर्फ दर्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है, ये सिर्फ दर्शन नहीं है। ठीक है, दर्शन से बढ़ के भी बहुत कुछ है। ठीक, उसके बाद कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, तो राजनीतिक विज्ञान जो है वो एक विज्ञान है। क्या मानते हैं, राजनीतिक विज्ञान क्या है, विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक प्योर साइंस है। अब इसमें लड़ाई झगड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, उसने कहा इतिहास, सबने कहा हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो आप। इसने कहा कि दर्शन है, सबने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छा बोल रहे हो आप, दर्शन है। लेकिन जैसे इस बंदे ने कहा कि भाई राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है, तलवारें खिंच गई पॉलिटिकल साइंस के कॉलेजेस में। ठीक है, आपने बोल कैसे दिया है साइंस है। ठीक है, अब इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस साइंस है, कुछ लोग बोल रहे हैं पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है। भाई सबके अपने अपने तर्क हो गए। तो तर्क, अब सबसे पहले बात करते हैं जो लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस साइंस है। ठीक है, कौन कौन लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि फेवर में कौन कौन लोग हैं इस बात के, जो पक्ष में हैं वो लोग हैं लास्की, ग्रीन, कांट, ये लोग बिल्कुल पक्ष में उतर आए कि हाँ भाई पॉलिटिकल साइंस तो साइंस है, हम ये प्रूव करके रहेंगे। तो कैसे साइंस है भाई ये? इन्होंने कहा देखो पहली बात तो इसमें भविष्यवाणी करना बड़ा आसान है, इसमें भविष्यवाणी करना बहुत आसान है, इसमें प्रयोग भी किए जा सकते हैं, इसमें क्या किए जा सकते हैं, प्रयोग भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सिद्धांत भी बनते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट थे जिनके बेसिस पे इन्होंने क्या कहा कि भाई राजनीतिक विज्ञान विज्ञान कह सकते हैं, भविष्यवाणी की जा सकती है ना। जैसे आपने देखा कई बार ओपिनियन पोल आते हैं तो कहते हैं भाई इस बार ना इनकी सरकार बनने वाली है, आपको देखिएगा वो बन भी जाती है वो बाद में जाकर के। ठीक है, तो भविष्यवाणी मतलब की जा सकती है, मतलब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को पढ़ा जा सकता है। दूसरा प्रयोग, प्रयोग हर राजनीतिक दल क्या करता है, प्रयोग ही तो करता है। किसी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला कि हम भाई ये वाला काम कर देंगे, दूसरे वाले ने कहा हम ये कर देंगे, दूसरा कहता है हम बिल्कुल आसमान फाड़ देंगे, सितारे ले आएंगे। तो मतलब अपनी अपनी भविष्यवाणी जो जो कर सकता है वो कर दिया पकड़ करके। तो ये क्या प्रयोग। अब वो देखते हैं कि पब्लिक किसके पास आ सकती है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। दूसरा है सिद्धांत, यानी कि थ्योरीज बनाई जा सकती हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, नागरिकता, उदारवाद, रूढ़िवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, मतलब इतना कुछ है पढ़ने के लिए। ये सारे सिद्धांत कैसे बने, क्योंकि ये साइंस है। ऐसा कौन लोग कह रहे हैं, फेवर वाले लोग कह रहे हैं। अब आ गए भाई इनके खिलाफ जो झंडा लेके खड़े हैं, अगेंस्ट, विरोधी दल आ चुका है मैदान में, विपक्ष वाले हैं ये। ठीक है, विपक्ष वाले क्या कहते हैं, विपक्ष वाले बिल्कुल इनसे उल्टा कह रहे हैं। पहले हैं कौन कौन वो जान लेते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मैट लैंड, बड़े इंपॉर्टेंट विचारक हैं। बकल और बर्क। ठीक है, मैट लैंड, बकल, बर्क, ये तीन बंदे आ गए। अब क्या कहते हैं ये, मैट लैंड, बड़ा फेमस इनका कोटेशन है। मैट लैंड ने कहा था कि जब मैं कोई क्वेश्चन पेपर देखता हूँ ना तो मुझे तो उसके टाइटल पे हंसी आने लग जाती है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर ले रहे हैं, बताओ काय का साइंस है भाई, ये साइंस तो है ही नहीं इसमें जरा सी भी। उसके बाद आ गए अपने बकल, ये भी पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानने को बंदा राजी नहीं है जरा सा भी। और बर्क कहते हैं कि भाई देखो राजनीतिक शास्त्र है ये। क्या है ये, राजनीतिक शास्त्र। इसे राजनीतिक विज्ञान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए जरा से भी। तो
वर्क कहते हैं कि जैसे हम सौंदर्य शास्त्र की बात कर रहे हैं, नीति शास्त्र की बात करें, तो नीति विज्ञान नहीं हो सकता वो, ऐसे राजनीतिक शास्त्र भी राजनीतिक विज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है, बकल क्या कहते हैं, बकल कहते हैं कि इसका साइंस होना तो छोड़ो, ये जो आर्ट है, कला है ना, कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला अगर कोई है तो वो राजनीति है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये आ गई बात इनके विरोध में। विरोध वाले क्या कहते हैं, विरोध वाले सबसे पहली बात कहते हैं भाई भविष्यवाणी सही नहीं होती। क्या होता है, भविष्यवाणी सही नहीं होती। भविष्यवाणी सही क्यों नहीं होती, अब जैसे कि आपको याद होगा 2004 का इलेक्शन है ना, उस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने इंडिया शाइनिंग का एक स्लोगन दिया, नारा दिया, और लगभग सबको लग रहा था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बन के ही रहेंगे इस बार, तो कुछ मतलब कोई रोक नहीं सकता, इतनी अच्छी इकोनॉमी चल रही है, इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना दिया है ना, कारगिल में लड़ाई जीत रखी है बंदे ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके, सब कुछ उनके फेवर में कंडीशन बन रखी थी सारी की सारी, सब उन्होंने दिया नारा शाइनिंग इंडिया का, और उनको लगा कि भाई, और टाइम से पहले इलेक्शन करवा दिए, उनको लगा जीत तो अपनी पक्की है भाई। जब दिन रिजल्ट आए, ये जितने भविष्यवाणी करने वाले साइंटिस्ट बैठे थे सारे के सारे हो गए फेल, हार गई बीजेपी गवर्नमेंट उस दिन, और मनमोहन सिंह बन गए देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भविष्यवाणियां हमेशा सही नहीं होती पॉलिटिकल साइंस में, ये ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, ऐसा इन लोगों ने बताया। दूसरा है प्रयोग। ठीक है, अब सवाल ये आता है प्रयोग नहीं हो सकता भाई इसके अंदर। ठीक है, अब प्रयोग क्यों नहीं हो सकता, अब अगर बात आप मैनिफेस्टो की करते हो कि कोई एक पार्टी कह रही है हम ये काम करेंगे, तो दूसरी पार्टी ये कह रही है हम वो काम करेंगे, एक बंदे का सफल हो गया, अगर किसी एक की बात मान ली गई तो आप कह रहे हो प्रयोग सफल हो गया, फिर ये प्रयोग दूसरी जगह सफल क्यों नहीं हो पाया भाई। ठीक है, तो प्रयोग तो सफल तभी माना जाएगा जब एक ही चीज हर जगह पे लागू हो पाएगी, है ना। आप जैसे इलेक्शन को आप मान के चलो कि जब यूपी और पंजाब दोनों के इलेक्शन एक साथ ही खत्म हुआ, एक साथ रिजल्ट आया था इन दोनों का, तो उससे पहले हिंदुस्तान में किसान लॉ के, फार्म लॉ के ऊपर विरोध चल रहे थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि फार्म लॉ वापस ले लिए। ठीक है, तो लोगों को लगा कि भाई इस बार जो इलेक्शन होंगे, लाइक किसान लोग बड़े नाराज हैं बीजेपी से, ऐसा वैसा, मतलब 20 कहानी सुनाई गई ले दे करके। रिजल्ट आया, अब यूपी में भी किसान बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और पंजाब में भी तो है ही, पंजाब तो है किसान लैंड। अब दोनों जगह जब रिजल्ट आया तो एक जगह तो बीजेपी को तो भाई बम्पर बहुमत मिल गया, दूसरी जगह क्या हुआ, बीजेपी की 2 सीट आई। ठीक है, तो अब ये प्रयोग सफल क्यों नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर एक जगह किसान बड़े खुश थे या नाराज नहीं थे, दूसरी जगह भी ये रिजल्ट आना चाहिए था। तो सवाल यही पैदा होता है कि इसके अंदर प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये लोग तो कह रहे हैं प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं एक ही बात हर जगह लागू नहीं होती पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, दूसरी बात सिद्धांत, तो उन्होंने कहा कोई सिद्धांत नहीं है। क्या कहा इन्होंने, कोई सिद्धांत यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं समानता की, ठीक है, समानता की बात आ गई, इक्वेलिटी की। आप क्या करो, पूरी दुनिया में घूमो, एक महिला को ले आओ अमेरिका से, ठीक है, एक महिला को पकड़ के लाओ अमेरिका से, एक महिला को पकड़ के ले आओ, मतलब पकड़ के नहीं लाओ, बुला के इज्जत से लाओ, एक महिला को ले आओ ईरान से, एक महिला को ले आओ पाकिस्तान से, एक अपने इंडिया से ही रख लो, कहाँ से लाओगे। तो एक काम करो, अब उन सबसे आप पूछो कि अगर आपको समानता दी जाए तो आप किस चीज़ में समानता की डिमांड करोगे। ठीक है, तो जो इंडिया वाली महिला होगी आपसे पता क्या कहेगी, वो कहेगी भाई कि हम जब जॉब करने जाते हैं तो हमको एक ही काम के लिए पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिलती है और महिला को उसी काम के लिए कम सैलरी मिलती है। तो वो आपसे इक्वलिटी के नाम पे क्या डिमांड करेगी, इक्वल वेजेस चाहिए। ठीक है, उसका डिमांड इतना हो जाएगा। जो आपकी महिला अमेरिका वाली होगी वो क्या कहेगी कि रात को इतने पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, वुमेन्स की एंट्री बैन कर दी जा रही है उसमें, तो हमको क्या है, हमको पब या बार में जाने की इतने टाइम के बाद वो एंट्री चाहिए, हमारे लिए वो इक्वलिटी है। ठीक है, जिस महिला को आप ईरान से लाए होगे वो आपसे क्या कहेगी, वो कहेगी इक्वलिटी के नाम पे मुझे, मैं जो पहनना चाहूँ, जो ड्रेस पहनना चाहती हूँ, मुझे वो ड्रेस पहनने की आज़ादी चाहिए, यही मेरे लिए इक्वलिटी है। तो कहने का मतलब ये है, इन लोगों ने यही समझाया कि जो सिद्धांत तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम थ्योरीज बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये थ्योरीज यूनिवर्सल नहीं है। तुम कोई कहानी बना तो दे रहे हो कि हाँ हमने स्वतंत्रता की बात कर ली, समानता की बात कर ली, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक तरह से लागू नहीं होती। इसीलिए एक पॉलिटिकल साइंस साइंस नहीं है, जबकि आप जानते हो कि साइंस क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। अगर आप एक बच्चे को लेकर के आ जाओ ईरान से, एक बच्चे को ले आओ अमेरिका से, एक बच्चे को भाई इंडिया से लेकर के आओ और 3 बच्चों से पूछो बताओ न्यूटन के 3 लॉ कौन से हैं,
तो जो अमेरिका वाला बच्चा आंसर देगा वही ईरान वाला आंसर देगा, वही इंडिया वाला आंसर देगा। तो ये होती है साइंस। साइंस का मतलब होता है उसके पास एक अपना कॉमन थ्योरी होती है, वो प्लेस के साथ और इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होती। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या थ्योरीज है इनके फेवर में, क्या क्या थ्योरीज है इनके अगेंस्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको बताए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। इनमें से समझ लो कि अगर आप कर लेते हो तो 99% बातें आपको बताई गई हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, उनका भी भला हो जाएगा इसी बात पे। और जो कुछ लिखा है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है कि पीडीएफ अवेलेबल करवाई गई है, आप जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।